नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो पहाड़ों की बर्फीली चोटियों से शुरू होता है और जाके मिलता है समंदर की गहराइयों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा की। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि कह सकते हैं भारत की आत्मा है। तो जब हम गंगा की बात करते हैं तो ये सिर्फ आप जानते हैं नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं है। नहीं, ये करोड़ों लोगों के लिए उनकी संस्कृति, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके धर्म, सबका आधार है। असल में ये वो जीवन रेखा है जिसने एक पूरी की पूरी सभ्यता को पाला पोसा है। तो चलिए इसी महान नदी की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, एक पूरी सभ्यता। सवाल ये उठता है कि आखिर ये भारत की पहचान से इतनी गहराई से जुड़ी कैसे? देखिए, गंगा सिर्फ एक अकेली नदी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा रिवर्स सिस्टम है, एक नदी तंत्र। और ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नदी तंत्र है। इसका जो विशाल फैलाव है ना, वही इसे देश की सबसे कीमती प्राकृतिक धरोहरों में से एक बनाता है। तो सवाल ये है कि इतनी विशाल नदी आखिर पैदा कहाँ होती है? इसका जन्म कहाँ होता है? इसकी कहानी के लिए हमें चलना होगा बहुत ऊपर, हिमालय के उन ऊंचे बर्फीले शिखरों तक। और मजे की बात यह है कि गंगा का जन्म ना किसी एक जगह से नहीं होता, बल्कि दो धाराओं के मिलने से होता है। सोचिए, एक तरफ से आती है भागीरथी, जो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से, और दूसरी तरफ से आती है अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से। और फिर देवप्रयाग में जब ये दोनों पवित्र धाराएं एक हो जाती हैं, तब जाकर जन्म होता है उस शक्तिशाली नदी का, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। और देवप्रयाग में जन्म के बाद गंगा शुरू करती है अपना एक लंबा, एक अविश्वसनीय सफर। एक ऐसी यात्रा जो पहाड़ों से शुरू होके मैदानों से गुजरती हुई समंदर तक जाती है। और कमाल की बात यह है कि हर पड़ाव पर इसका रूप, इसका अंदाज सब बदलता जाता है। कितना लंबा सफर सोच कर देखिए, 2525 किलोमीटर। इतनी लंबी है गंगा, हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक। ये जो दूरी है ना, यही इस नदी की विशालता का असली एहसास कराती है। इस पूरे सफर को हम 3 एक्ट्स या 3 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला एक्ट है इसका पहाड़ी रुख, जब ये देवप्रयाग से हरिद्वार तक संकरी घाटियों के बीच से गरजते हुए बहती है। फिर आता है दूसरा एक्ट, इसका मैदानी अवतार। हरिद्वार के बाद ये एकदम शांत होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के विशाल मैदानों में फैल जाती है। और फिर फाइनल एक्ट डेल्टा, यहाँ ये हुगली और पद्मा जैसी धाराओं में बट जाती है और बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन। लेकिन गंगा अपना ये लंबा सफर अकेले तय नहीं करती। अरे नहीं, रास्ते में कई और बड़ी बड़ी नदियां आकर इससे मिलती हैं, इसकी साथी बनती हैं। इन्हें हम सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और ये नदियां गंगा की ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो ये नदियां दो तरफ से आकर गंगा में मिलती हैं। एक तरफ है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो उत्तर से मतलब हिमालय की तरफ से आती हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और दूसरी तरफ है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो दक्षिण से यानी पेनिनसुला प्लेटो से आती हैं। इनमें सबसे अहम है यमुना और सोन। लेकिन इन सभी सहायक नदियों में एक नदी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, यमुना। यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी और सबसे खास साथी है, सबसे अहम ट्रिब्यूटरी। ये भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और फिर प्रयागराज में अपनी बहन नदी गंगा से आ मिलती है। और इन दोनों का ये जो मिलन है, ये जो संगम है, वो भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। तो ये तो हुई नदी के सफर की कहानी, उसके भूगोल की बात। लेकिन अब जरा इसके उस पहलू पर आते हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा है। क्यों कहा जाता है कि गंगा सचमुच में भारत की जीवन रेखा है, अ लाइफलाइन? अच्छा, इसका असर कितना बड़ा है इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगाइए। गंगा का जो बेसिन है ना, मतलब वो पूरा इलाका जिसका पानी गंगा में आता है, वो भारत की कुल जमीन का लगभग 25% है। 25% मतलब देश का 1/4 हिस्सा। और इस हिस्से में आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे इतने घनी आबादी वाले राज्य जो सीधे सीधे इसी नदी पर निर्भर हैं। और क्योंकि ये बेसिन इतना विशाल और उपजाऊ है, इसी वजह से गंगा के मैदानों को भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं, इंडियाज ग्रेनरी। ये देश का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा खेती होती है।
जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। खेती तो है ही, पर इसके अलावा गंगा देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। टिहरी डैम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखिए, इनसे हजारों मेगावाट बिजली बनती है। या फिर फरक्का बैराज को ले लीजिए, ये पानी का रास्ता बदलकर सिंचाई में मदद करता है और बंदरगाहों को चालू रखता है। मतलब ये नदी देश को पावर भी दे रही है। लेकिन खेती बाड़ी, बिजली, इन सबसे भी ऊपर है गंगा का आध्यात्मिक महत्व। जरा सोचिए, इसके किनारे बसे हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज। आस्था के कितने बड़े बड़े केंद्र। हर साल लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं और शायद इसीलिए वो इसे सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि माँ का दर्जा देते हैं। और जानते हैं, इस नदी की अहमियत इतनी ज्यादा है कि भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर का दर्जा दिया है। और सिर्फ यही नहीं, इसी के पानी में एक बहुत ही खास जीव मिलता है, गंगा रिवर डॉल्फिन, जो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो ये जो सम्मान है, ये बताते हैं कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। तो हमने देखा कि गंगा कहाँ से आती है, कैसे अपना लंबा सफर तय करती है और किस तरह से भारत को जीवन देती है। लेकिन इन सब बातों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल भी हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। सवाल ये है कि जो नदी हमें इतना कुछ देती है, उसका खुद का भविष्य कैसा होगा।